स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशंस की। मतलब अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी कल्पनाएं हैं उन पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम स्टडी से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर लेके आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहले जानते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस का अकाउंटिंग में इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, इनके बिना जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपरली रिटर्न या फिर प्रॉपरली तरीके से हम उसे मेंटेन नहीं कर सकते और उसे परफॉर्म नहीं कर सकते। सो इन कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस का जो अकाउंटिंग में है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, और इनके ऊपर ही जो सारी अकाउंटिंग का जो वर्क है वो हम बेस होता है। और इनको जानने के बाद ही हम अच्छे से अकाउंटिंग का वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो without this accounting cannot be written properly. So these concepts and assumptions play important role in accounting. All transactions in accounting are written according to these concepts and assumptions. तो इन कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं मेजर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस की तरफ। तो देखिए, मेजर जो अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस हैं उसमें सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग होते हैं। दूसरा है मनी मेजर कॉन्सेप्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में वो सारे अगर मनी के टर्म में मेजर किए जा सकते हैं तो ही हमें रिटर्न करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसके बाद में हम तीसरे कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में, कि एक बिजनेस है वो लंबे समय तक रन करता है। ओके, जो चौथा जो कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ते हैं कि बिजनेस से लंबे समय तक तो रन करता है, लेकिन उसकी एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, एक्चुअल उसका प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें रेगुलर इंटरवल पे एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी होती है। वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे कि जो हमने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं वो उसकी कौन सी उसकी वैल्यू लिखते हैं, क्या वो मार्केट वैल्यू लिखते हैं या फिर हम ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं, और अगर हम ओरिजिनल वैल्यू या मार्केट वैल्यू लिखते हैं तो हम वो क्यों लिखते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब कि जब भी एक ट्रांजैक्शंस में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा बिजनेस रिलेटेड, वो दो अकाउंट्स को इफेक्ट करता है, एक तो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। इस तरह से जो क्रेडिट साइड और डेबिट साइड है वो हमेशा इक्वल आता है। इसके बाद में जो अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है रेवेन्यू रियलाइजेशन और रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे जो रेवेन्यू है वो हम कब ऐसे माने कि एक्चुअल में हमें रिसीव्ड हो गई, तो हम उस रेवेन्यू से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन वो हम कब बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना चाहिए, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करेंगे, हम इसमें ये सीखेंगे कि जब हमें रेवेन्यू मिलता है उसी टाइम पर हमें एक्सपेंसेस को क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और जो अगला है और जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि जो भी हम अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी वर्क करते हैं ना, वो हमें कौन से पैटर्न में करना चाहिए और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कि एक ही पैटर्न में करने का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो इन सभी कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं डिटेलली, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे पहले कॉन्सेप्ट की, जो कि है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है वो हमारी अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। ये हमें क्या बताता है कि द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि द बिजनेस एंड द ऑनर ऑफ बिजनेस आर टू
सेपरेट एंटिटीज, मतलब बिजनेस और जो ऑनर है बिजनेस का वो अलग अलग पार्टी हैं, वो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। वैसे तो रिलेशन है लेकिन लाइबिलिटीज से रिलेटेड उनमें कोई रिलेशन नहीं होता। तो दिस कॉन्सेप्ट सेपरेट द बिजनेस फ्रॉम इट्स ओनर। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिजनेसमैन को ऑनर मतलब बिजनेस से सेपरेट करता है, अलग अलग बताता है। देखिए इस कॉन्सेप्ट का सबसे मेन इम्पोर्टेंट मतलब इस फंक्शन वही है, ये है कि इसके रहते हुए जो बिजनेसमैन है वो अपनी लाइबिलिटीज़ को कहाँ तक लिमिटेड रख सकते हैं, उनके बिजनेस तक। मतलब अपनी जो पर्सनल लाइबिलिटीज़ हैं वो उस बिजनेस की लाइबिलिटीज़ में इंक्लूड नहीं होती है, और ना ही बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो बिजनेसमैन की पर्सनल लाइबिलिटीज़ हो सकती है। तो दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन दैट कैपिटल ऑफ अ प्रोप्राइटर इज लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, एंड whenever business will wind up then capital is to be returned to the proprietor। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जो प्रोप्राइटर ने फर्स्ट टाइम पे जो मनी इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में वो बिजनेस का लिए एक लाइबिलिटी है, और जब कभी हमारा बिजनेस वाइंड अप मतलब क्लोज होगा तो जो बिजनेस है उससे जो कैपिटल प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न करना होगा। तो इसके मेन फंक्शन क्या है कि ये बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग अलग रखता है। दूसरा, बिजनेस की लाइबिलिटी कभी भी बिजनेसमैन की लाइबिलिटी नहीं होती, बिजनेस और बिजनेसमैन की लाइबिलिटी अलग अलग होती है। और ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जो बिजनेस में बिजनेसमैन ने या प्रोप्राइटर ने या ऑनर ने अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। आई होप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में कब लिखा जाएगा, जब हम उसे मनी में मेज़र कर लेते हैं। बिना मनी में मेज़र किए या फिर जो ट्रांजैक्शन मनी में मेज़र नहीं किया जा सकता उसे हम इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते। तो देखते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बताता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर ओनली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म। दिस is an important concept because monetary measurement is the base of addition of transaction and to be written in the books of account। ये जो मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें पता लगता है कि हमें कौन सी ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है और कौन से को नहीं लिखना। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, इन शॉर्ट ये हमें बताता है कि जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर किया जा सकता है हम उसे ही लिखेंगे, जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर नहीं होता उसे हम नहीं लिखते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये हमें बताता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन कौन से ट्रांजैक्शन लिखने हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है। अब चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ते हैं हम कि एक बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम के लिए रन कर सकता है, और जो लाइबिलिटीज और एसेट्स का जो क्लासिफिकेशन है जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है वो भी इसी के बेसिस पे होता है। और इस कॉन्सेप्ट के रहते हुए ही कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को या में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। तो वो अपने एकदम निश्चिंत होकर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं या गुड्स देते हैं, ताकि उन्हें क्योंकि उन्हें एक बिलीव होता है, एक ट्रस्ट होता है कि उनका पैसा इन फ्यूचर रिटर्न हो जाएगा। देखिए वैसे तो फ्यूचर अनसर्टेन है, अनिश्चित है, किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है ताकि जो बिजनेसमैन है वो आसानी से कैपिटल और एक फाइनेंशियल हेल्प वो ले सकते हैं। तो इसे एक इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। द गोइंग concept means a business shall continue for a long time period. Classification of assets and liabilities are also based on this concept. According to this concept only मतलब इस कंसेप्ट के बेसिस पे ही जो एक्सटर्नल पर्सन है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो हमें क्या दे सकता है, गुड्स दे सकता है, सर्विस दे सकता है,
मनी पैसे दे सकता है क्रेडिट पे उधार में। ओके, इस कॉन्सेप्ट पे ही हमें कैपिटल को कलेक्ट करने का एक पावर मिलता है। ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ जो कि है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखिए, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट मतलब हो गया कि आपको हर अकाउंटिंग ईयर के एंड में फाइनल रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है। आप कहेंगे कि बिजनेस को तो लंबे समय तक चलने वाला माना जाता है क्योंकि इसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने का भी एक अपना रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि हमें जो एक्चुअल हमारी पोजीशन है वो पता चल सके कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, वीक है कि स्ट्रांग है। इससे इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होता है और बिजनेसमैन को फ़ायदा तो होता ही है। इसके पढ़ लेते हैं। इट इज़ ट्रू दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। हाँ, ये सच है कि बिजनेस लंबे समय तक चल सकता है या फिर लंबे समय तक चलेगा, बट फॉर द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फॉर फेयर फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन रेगुलर इंटरवल। इट इज़ हेल्पफुल इन कंपैरिजन एंड डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। देखिए, ये सत्य है कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, फाइनेंशियल हमारी सिचुएशन कैसी है ये जानने के लिए हमें रेगुलर बेसिस पे एक इंफॉर्मेशन तैयार करनी होती है। ये काम में हेल्पफुल होगी हमें कंपैरिजन करने में। कंपैरिजन, पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया था उसके बेसिस पे हमें आज इस साल कितना अर्न किया है। अगर हमसे कोई मैनेजमेंट में कोई गलती हुई है तो उससे रिलेटेड भी जो डिसीजन है वो ये कॉन्सेप्ट हमें लेने में हेल्प करता है। इस तरह से इसका भी एक अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। इन दिस कॉन्सेप्ट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, सो प्रॉफिट और लॉस कैन बी कैलकुलेटेड एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी मेजर्ड। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो एंड में फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, जनरली फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है। कुछ कुछ बिजनेसमैन इसे 1 जनवरी टू से लेके 31 दिसंबर तक भी लेते हैं। ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर। इसके एंड में हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उस रिपोर्ट को बोलते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स इंक्लूडेड होती है, फिर कौन कौन से फॉर्मेट इंक्लूड होते हैं, वो है एक तो ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड होगा, दूसरा पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड होगा, और आखिरी में बैलेंस शीट तैयार की जाती है। ये तैयार करने का सिर्फ एक ही बेस है, प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना कि हम प्रॉफिट में या लॉस में हैं और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का एक ही मोटो है या एक ही इम्पोर्टेंट रोल है कि इससे फॉलो करने से हमें हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता लग जाती है। तो ये तो बात हो गई अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट an asset is recorded in the books of account at the price which has been paid to acquire it. Depreciation is deducted from the price. Then it is shown in balance sheet. देखिए, इस कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो असेट्स हमने खरीदी है ना, वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, किस बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे, जिस बेसिस जिसमें हमने इसे खरीदा है, जिस पैसे में हमने इसे खरीदा है उस रुपीज़ में हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और बैलेंस शीट में इसे कैसे शो करेंगे, असेट्स में से जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है वो हटा के हम इसे बैलेंस शीट में शो करते हैं। देखिए, मार्केट की प्राइस हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है, इसलिए जो असेट्स हमने 2 साल पहले खरीदी थी उसकी मार्केट वैल्यू अब क्या है, इस बेसिस पे अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और हमारी जो एक्चुअल पोजीशन है वो पता नहीं चलती। इसलिए जिस अमाउंट में हमने इसे एक्वायर खरीदा था, हमें प्राप्त किया था, उसी बेसिस पे हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं और उसी बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि इसकी डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में वैल्यू क्या हुई है और इसे फिर बैलेंस शीट में शोन किया जाता है। ये हो गया कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट का एक ही है कि एसेट्स को जिस अमाउंट में खरीदा है उसी अमाउंट में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं। नेक्स्ट है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे कि एक जब ट्रांजैक्शन होता है ना बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो दो साइड या दो अकाउंट को
इफेक्ट करता है। एक तो होता है क्रेडिट साइड, एक होता है डेबिट साइड। मतलब अगर कोई पार्टी एक ट्रांजेक्शन में डेबिट होगी तो डेफिनेटली किसी ना किसी पार्टी को क्रेडिट होना पड़ेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इज रिटन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अफेक्ट टू साइड और टू अकाउंट, दो साइड या दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा। इफ वन साइड इज डेबिटेड देन अदर साइड विल क्रेडिटेड, मतलब एक साइड डेबिट होगा तो दूसरी साइड क्रेडिट होगा। सो द टोटल ऑफ बोथ साइड विल बी इक्वल। इसके बेसिस पे अगर हम जान सकते हैं कि हमारे जो ट्रांजेक्शन है वो सही है कि नहीं, क्योंकि अगर क्रेडिट या डेबिट साइड हमारा इक्वल आ रहा है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं वो एकदम सही किए हैं, कोई भी एरर नहीं हुआ है। लेकिन अगर क्रेडिट या डेबिट साइड में कोई अमाउंट में कोई ऊपर नीचे आ जाता है कि अमाउंट मिसमैच होता है, तो ये जो हमारी जो एरर है वो हमें पता चल जाती है आराम से। दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल इन डबल एंट्री सिस्टम। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम में काम होता है। देखिए इसको एक एग्जांपल देकर भी समझा देता हूँ। मानिए कि एक ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। देखिए क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। तो कैश आ रहा है तो आने वाले को हम डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, गिवर कौन है, राम, तो टू राम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब वो अमाउंट कोई भी हो सकता है, 10,000, 5,000, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपको आई होप ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट revenue is considered to have been realized when the transaction has been entered in the books of accounts and amount has been received। देखिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, देखिए कभी कभी होता है कि बिजनेस जो पार्टीज होती हैं वो डील कर लेती हैं और उसके बाद में जो उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होने वाले हैं गुड्स को लेके या सर्विसेज लेके आने, सर्विसेज को लेके वो आने वाले समय में होंगे। तो जो ये पार्टीज हैं वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन जो ट्रांजेक्शन या इस डील को जो उन्होंने फाइनल किया है तो वो इस डील को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करेंगे जब ये डील एक्चुअल में परफॉर्म हो जाएगी। मतलब समझ गए ना कि जब कस्टमर को तो सर्विस मिल जाएगी और आपको आपका कैश मिल जाएगा, तब आप जो एंट्री है, जो ट्रांजेक्शन है वो लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो हम कब ट्रांजेक्शन लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, जब हमें एक्चुअल रेवेन्यू मिल जाएगा और जो ट्रांजेक्शन्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया रेवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है और ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, एकदम इजी लैंग्वेज में होता है और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब चलते हैं सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे एकदम ध्यान से सुनिएगा। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रुअल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को एक्रुअल कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्यों कहा जाता है वो हम आगे पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्रुअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट, ए ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन इट टेक प्लेस, नॉट व्हेन इट द सेटलमेंट टेक प्लेस। इसका मतलब है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कब करना चाहिए, जब वो एक्चुअल में हो चुका हो। ये नहीं कि आप फ्यूचर में उसे करने वाले हैं और आपने अभी ही ये ट्रांजेक्शन लिख लिया हो। इस तरह से जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो भी हमें जब रेवेन्यू जो हमें सेल करते समय जो हमें कैश मिला है उसमें ही उसी समय हमें जो एक्सपेंसेस है उसे भी रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। एक्सपेंसेस रिलेटेड उस सामान को होलसेलर तक पहुंचाने का जो गाड़ी का भाड़ा है वो लगाना, ये सब कुछ हमें, या फिर टैक्स हमने जो पेड किया है इसके लिए, ये सब कुछ हमें उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जब हमें वो उसका सेल करने पे जो हमें अमाउंट मिलता है। क्योंकि जब हम इसे बाद में पे मतलब रिकॉर्ड करेंगे, जब ये इसके एक्सपेंसेस के अमाउंट पेड होंगे, तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल जो हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं, जो सेल किया है, उस पर हमें क्या प्रॉफिट हुआ है। ओके, so similarly the expenses are recorded in the books of account at the time
व्हेन द रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम इट, नॉट व्हेन द कैश पेड। जो मैंने अभी बताया कि जब आपको पता है कि एक्सपेंसेस होने वाले हैं तो उसी समय लिख लीजिए इस एक्सपेंसेस को जब रेवेन्यू मिल गया हो। ये तब नहीं करना चाहिए जब आपको ये कैश पेड किया हो आपने। ये तभी एक्सपेंसेस को तब लिखो जब वो आपको पता चल जाए कि वो होने वाले हैं, और रेवेन्यू को या फिर इनकम को कब लिखो जब वो एक्चुअल में हो गई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमें यही समझाता है। अब आखिरी जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। देखिए ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट में क्या है, दिस कॉन्सेप्ट एम्फसाइज ऑन दैट द बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिटन इन डेफिनेट सिस्टम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बिहार। देखिए जो ट्रांजेक्शन्स आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख रहे हैं ना, वो एक डेफिनेट सिस्टम में होना चाहिए। डेफिनेट सिस्टम मतलब आपने पिछले साल कौन सा मेथड यूज़ किया था, वो वही मेथड इस साल यूज़ कीजिए। या फिर होता है कि कभी कभी आपने, जो बिजनेसमैन होते हैं वो अकाउंटिंग चेंज करते रहते हैं, या मतलब मैनेजर चेंज करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो नया मैनेजर आएगा वो अपने तरीके से उन अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन लिखेगा। नहीं, जो पहले से जो मेथड चलता आ रहा है उसी में ही आपको वो ट्रांजेक्शन लिखना होगा। पर्सनल बियाज पे नहीं होना चाहिए, मतलब पर्सनली आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जो डेफिनेट सिस्टम है उसमें करना होगा, ताकि जो इंफॉर्मेशन उसे समझने में आसानी हो और कंपैरिजन भी आसानी से हो सके। आज के इस वीडियो में बस हम इन्हीं टॉपिक्स की बात की है। जो बाकी के जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में लेके आने वाले हैं। ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड नई वीडियो हम यहाँ पे लाते ही रहते हैं। और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।